हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रेनेसांस क्लासेस में, जहां पढ़ाई होती है आसान, समझदारी से और दिलचस्प अंदाज में। यहां आपको मिलता है हर चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में काम आने वाले स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, और सबसे ज़रूरी क्लियर कंसेप्ट बिल्डिंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड की पहली पोएम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसे लिखा है हमारे देश के महान लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक प्रार्थना है, एक ऐसे भारत के लिए जहां लोग निडर हों, जहां सच्चाई की कद्र हो और जहां ज्ञान और सोचने की पूरी आज़ादी हो। इस वीडियो में हम जानेंगे हर लाइन का मीनिंग। अगर किसी लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है तो उसका नाम, एग्जाम्पल और पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल और थॉटफुल पोएम को। Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse. रविंद्रनाथ टैगोर 1961 से 1941 तक जीवित रहे। उन्होंने गीतांजलि नाम की एक किताब लिखी, जिसमें बहुत ही भावनात्मक, नई सोच वाली और खूबसूरत कविताएं थीं। रविंद्रनाथ टैगोर एक मशहूर भारतीय कवि थे, जिन्होंने गीतांजलि नाम की एक जबरदस्त कविताओं की किताब लिखी थी। उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि उनमें दिल की गहराइयां थीं, जज्बात थे और एक नई सोच थी। वो कविताएं इतनी खूबसूरत थीं कि पढ़ते वक्त दिल को छू जाती थीं। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जो यूरोप से बाहर के थे और जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला और वो पूरे एशिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता। उन्हें ये पुरस्कार कविता लिखने के लिए, यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला। ये भारत के लिए भी फख्र की बात थी और दुनिया के लिए एक नया पैगाम कि हिंदुस्तान में भी दुनिया के बेहतरीन लेखक मौजूद हैं। This poem is one of his vastly read and discussed poem. ये कविता उनकी सबसे ज्यादा पढ़ी और सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली कविताओं में से एक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर उनकी उन कविताओं में से एक है जो दुनिया भर में स्कूलों में, कॉलेजों में और चर्चाओं में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक आजाद और बेहतर देश का सपना। इसमें जो सोच है वह हर इंसान के लिए अहम है, इसलिए इस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। It was originally composed in Bengali, and later he himself translated it into English. इसे सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था और बाद में उन्होंने खुद ही इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। टैगोर ने यह कविता पहले बंगाली में लिखी थी क्योंकि उनकी मातृभाषा बंगाली थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया, यानी उसी जज्बात को अंग्रेजी शब्दों में वैसे ही ढाला। इसी वजह से आज यह कविता अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. यह कविता उनकी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किताब गीतांजलि का हिस्सा है। जो किताब गीतांजलि थी, उसी में ये कविता भी थी और इसी किताब के लिए टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो इस कविता का महत्व समझिए, ये उनकी सबसे खास कविताओं में से एक है। Tagore lived during the time when India was ruled by the British. टैगोर उस समय जीवित थे जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। टैगोर ने अपनी आंखों से वो दौर देखा जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लोगों के पास सोचने, बोलने और जीने की आजादी नहीं थी। इसी वजह से उनकी कविताओं में एक तड़प दिखती है, एक आजाद सोच और खुली जिंदगी की तड़प। In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational, and economic freedom for the people of India. इस कविता में
टैगोर सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करते, बल्कि वो खुदा से ये भी चाहते हैं कि भारत को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आजादी भी मिले। टैगोर के लिए सिर्फ अंग्रेजों से आजादी काफी नहीं थी। वो चाहते थे कि हमारा देश हर तरह से आजाद हो, जहां लोग जात पात से आजाद हों, हर बच्चा पढ़ सके और हर इंसान खुद कमाकर इज्जत की जिंदगी जी सके। यह कविता एक सपना है, एक ऐसे हिंदुस्तान का जो सिर्फ आजाद न हो, बल्कि बराबरी, तालीम और रोजगार से भी मजबूत हो। where the mind is without fear and the head is held high, टैगोर यह दुआ कर रहे हैं कि मेरा देश ऐसा हो जहां लोगों के दिमाग में किसी भी तरीके का डर न हो, न रिलीजन का, न कास्ट का, न ब्रिटिश रूल का, न सोसाइटी का। लोग अपनी बात रख सकें बिना डरे, और उनकी अपनी एक पहचान हो जिसमें वो इज्जत और गर्व के साथ जिएं। यह पोएम लिखी गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर। उस समय लोग अपने हक के लिए बोल नहीं पाते थे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थीं। टैगोर चाहते थे कि इंडिया आजाद हो जाए, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, मेंटली भी। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो इस लाइन में हेड इज हेल्ड हाई एक मेटाफॉर है। यहां लिटरल हेड का मतलब नहीं है, ये एक सिंबल है सेल्फ रिस्पेक्ट का। जब हम कहते हैं सर ऊंचा रखना, तो हम इज्जत से जीने की बात करते हैं। इसी तरह दूसरा फिगर ऑफ स्पीच अलिटरेशन है। हेड इज हेल्ड हाई, यहां एच साउंड रिपीट हुआ है। इससे एक म्यूजिकल इफेक्ट आता है लाइन में, ये पोएम को और इम्पैक्टफुल बनाता है। where knowledge is free, पोएट चाहते हैं कि एक ऐसा भारत बने जहां एजुकेशन पर किसी का कंट्रोल न हो। ज्ञान सिर्फ रिच या हाई कास्ट के लिए न हो, हर एक इंसान के लिए हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, गरीब हो या अमीर। एजुकेशन सबका राइट हो। उस समय एजुकेशन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थीं। शूद्रास या वुमेन को पढ़ाई का हक नहीं था। टागोरे चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की। अगर इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो मेटाफॉर यूज किया गया है। नॉलेज इज फ्री, यहां नॉलेज को एक ओपन रिसोर्स दिखाया गया है। जैसे हवा या रोशनी, वैसे ही नॉलेज भी सबको मिलनी चाहिए, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, टैगोर कह रहे हैं कि दुनिया में छोटी सोच की वजह से लोग अलग अलग ना हो जाएं। आज भी लोग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पर डिवाइडेड हैं। पर पोएट चाहते हैं कि हमारा देश यूनिटी का सिंबल बने, जहां लोगों के बीच नफरत की दीवारें ना हों। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे थे, और इंडिया में भी लोगों में कास्टिज्म, रीजनलिज्म बहुत ज्यादा था। इसीलिए टागोरे ने कहा कि इन दीवारों को तोड़ना होगा। संकरी घरेलू दीवारें, ये मेटाफोर है सोशल डिवीजन्स का। यहां रियल दीवारें नहीं हैं, मेंटल और सोशल बाउंड्रीज हैं जो लोगों को बांट देती हैं। where words come out from the depth of truth, कवि चाहते हैं कि लोगों की बातें दिल से निकलें। कोई दिखावा ना हो, कोई झूठ ना हो। लोग ईमानदारी से बोलें, जहां हर लफ्ज में सच्चाई छुपी हो। टैगोर समझते थे कि समाज में लोग दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन नए भारत में वो चाहते हैं एक नई भाषा, सच्चाई और ईमानदारी की भाषा। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो इसमें मेटाफॉर है डेप्थ ऑफ ट्रूथ। यहां ट्रूथ को एक गहरा समंदर या कुएं की तरह दिखाया गया है। ये एक सिंबल है असली और शुद्ध सच्चाई का। और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। वर्ड्स कम आउट, यहां वर्ड्स को एक जिंदा ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जैसे शब्द खुद चलते हुए सच्चाई के समंदर से बाहर आ रहे हों। where tireless striving stretches its arms towards perfection, टैगोर कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा हो जहां लोग मेहनत से कभी पीछे ना हटें। वो लोग हर दिन मेहनत करें अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए। ये एक प्रोग्रेसिव और हार्ड वर्किंग सोसाइटी की तस्वीर है। कॉलोनियल रूल में लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। कवि चाहते थे कि इंडिया में एक नई जनरेशन आए जो कभी थके नहीं, परफेक्शन तक पहुंचे। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए,
पहला है पर्सोनिफिकेशन, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स। यहाँ स्ट्राइविंग यानी मेहनत को इंसान के रूप में दिखाया गया है, जैसे वो अपने हाथ परफेक्शन की तरफ बढ़ा रहा हो। यह एक बहुत ही पावरफुल इमेज क्रिएट करता है कि मेहनत जिंदा है, चल रही है, एक्शन में है। और दूसरा है अलिटरेशन, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस। यहाँ एस साउंड रिपीट हो रहा है, जिससे लाइन में एक फ्लो और रिदम बनता है। where the clear stream of reason has not lost its way. टैगोर कह रहे हैं कि लोगों की सोच, उनका लॉजिक, उनकी समझने की शक्ति एक साफ पानी जैसी स्ट्रीम की तरह बहनी चाहिए। लेकिन कई बार पुराने रिवाजों और सुपरस्टिशंस की वजह से लोग सोचना बंद कर देते हैं। पोएट चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में तर्क, रीजनिंग कभी रास्ता न भूले। कॉलोनियल इंडिया में लोगों को बस फॉलो करना सिखाया जाता था, सोचने का हक नहीं था। टैगोर चाहते थे कि इंडिया एक साइंटिफिक और लॉजिकल सोसाइटी बन जाए। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पहला है मेटाफोर, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। यहां रीजनिंग को एक पानी की धारा की तरह दिखाया गया है, एक ऐसी धारा जो साफ हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। यहां रीजनिंग को एक इंसान की तरह दिखाया गया है जो अपना रास्ता भूल सकता है। ये लाइन रीजन को एक जिंदा किरदार बनाकर उसकी इंपॉर्टेंस को और बड़ा कर देती है। Into the dreary desert sand of dead habit, पोएट कह रहे हैं कि जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो हम पुरानी और बेकार आदतों में फंस जाते हैं, जैसे एक सूखे रेगिस्तान में। वहां कोई ग्रोथ नहीं होती, कुछ नया नहीं होता। पोएट चाहते हैं कि हमारी सोच आगे बढ़े और पुरानी आदतों में न अटकी रहे। इंडिया में कई सारी सोशल प्रैक्टिसेस थीं, जैसे चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, जो लॉजिक पर नहीं, बस परंपराओं पर चली आ रही थीं। टागोरे इन बेकार हैबिट्स को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो सबसे पहले है मेटाफोर, ड्रेरी डेजर्ट सैंड। यहां ओल्ड हैबिट्स को रेजिस्टाइन की तरह दिखाया गया है, सूखा, बोरिंग, बेकार। यह मेटाफोर बताता है कि पुरानी हैबिट्स हमारी प्रोग्रेस को रोक देती हैं। और दूसरा है अलिटरेशन, ड्रेरी डेजर्ट, डी साउंड रिपीट हो रहा है। इस रिपीटिशन से लाइन में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट आता है। where the mind is led forward by thee. यहां धी का मतलब भगवान, ईश्वर, परमात्मा से है। पोएट कह रहे हैं कि भगवान खुद इंसान के दिमाग को रोशनी और सच्चाई की तरफ ले जाए। मतलब हमारी सोच ऐसी हो जिसे डिवाइन गाइडेंस मिल रही हो, जहां हम आगे बढ़ें, रुकना या पीछे मुड़ना ना हो। टैगोर ये नहीं कह रहे कि बस गॉड सब कुछ करे। वो कह रहे हैं कि इंसान की सोच को एक हायर पावर इंस्पायर करे, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी डायरेक्शन में चले। इधर फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, माइंड इज लेड फॉरवर्ड। यहां दिमाग को एक स्टूडेंट या फॉलोअर की तरह दिखाया गया है, जिसे किसी टीचर, धी, ने गाइड किया हो। अपॉस्ट्रोफी, यह लाइन डायरेक्टली गॉड से बात कर रही है, लेकिन गॉड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। इस तरह की पोएटिक डिवाइस को अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। Into ever widening thought and action, पोएट चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो जहां लोगों की सोच रोज नए आइडियाज, नई पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़े। और सिर्फ सोच ही नहीं, उस सोच पे अमल भी हो, एक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो। उस समय देश में बहुत लोग पैसिव थे, न सोचते थे न कुछ करते थे। टैगोर चाहते थे कि नई जनरेशन एक्टिव हो, पॉजिटिव चेंज लाए। एक मर्तबा फिर इसमें मेटाफोर यूज हुआ है, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यहां थॉट और एक्शन को एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की तरह दिखाया गया है, जो कभी रुकता नहीं। इस लाइन में हमें एलिटरेशन भी देखने को मिल जाता है। into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. पोएट इस लाइन में अपनी दुआ को पूरा करते हैं। वो भगवान से कहते हैं, मुझे एक ऐसा भारत चाहिए जो आजादी के स्वर्ग में जाग चुका हो, जहां न डर हो, न इग्नोरेंस, न झूठ, न डिवीजन। पोएट चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ इंडिपेंडेंट ना हो, मेंटली और स्पिरिचुअली भी आजाद हो। ये पोएम लिखी गई थी 1910 के दशक में,
जब इंडिया स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल था। टैगोर को पता था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। आज़ादी मतलब एक नए भारत का सपना। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, मेटाफोर, हेवन ऑफ फ्रीडम। यहाँ आज़ादी को एक स्वर्ग के रूप में दिखाया गया है, जहाँ सब कुछ आइडियल हो। अपोस्ट्रोफी, माय फादर, फिर से गॉड को डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, बिना उनके फिजिकली प्रेजेंट होने के। पर्सोनिफिकेशन, लेट माय कंट्री अवेक, यहाँ कंट्री को एक सोए हुए इंसान की तरह दिखाया गया है, जिसे अब जगना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम की हर एक लाइन को गहराई से समझा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें एक ऐसे भारत की कल्पना की है जहां लोग डर से आजाद हों, जहां बुद्धि की रोशनी हो और जहां सच्चाई और मेहनत से देश तरक्की करे। ये पोएम सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, ये एक विजन है, एक सपना है, जिसे हम सभी को मिलकर सच बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल रेनेसांस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने स्टडी फेलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंचे क्वालिटी एजुकेशन, वो भी सबसे आसान भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।